तो जब तक अनलोडिंग नहीं होगी तब तक की सारी रिस्क ट्रांसपोर्टर की रहेगी, क्योंकि उसमें जितना भी माल लोडेड है, कई बार तो ऐसे आइटम्स भी लोडेड होते हैं एक ही व्हीकल में जिनमें एक दूसरे की स्मेल से, फ्रेगरेंस से या उसकी प्रॉपर्टीज से दूसरा माल खराब हो सकता है। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है विदाउट एनी एक्सीडेंट, विदाउट एनी फायर, विदाउट एनी थेफ्ट। तो पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज पर पहुंचने के बाद 3 दिन का ग्रेस कंपनी देती है। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक अगर माल डैमेज हो जाता है तो पॉलिसी में कवर है। इसके बाद अगर चौथे दिन कुछ डैमेज हुआ तो पॉलिसी कवर नहीं करेगी। तो ध्यान से समझने वाली चीज़ है, क्योंकि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा फेवरेबल है ट्रांसपोर्टर के लिए जो भी पॉलिसी देता है। वो आपसे ये पूछेगा कि ग्रेस पीरियड है, कैपिटुलेशन आपका क्या रहेगा, क्योंकि नॉर्मली कोई 1 दिन देता है, कोई 2 दिन देता है, हो सकता है कोई 4 दिन भी देते हों, लेकिन इस पॉलिसी में 3 दिन का कवर हो, 3 दिन एक्स्ट्रा। पॉलिसी एंड्स विद अनलोडिंग और एक्सपायरी ऑफ 3 days विच एवर इज अर्लियर एट द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज। फिर से समझ लीजिए, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर अगर कोई लॉस हुआ है दैट इज कवर्ड। पॉइंट ऑफ ओरिजिन मीन्स वेयर फ्रॉम द जर्नी हैज टू स्टार्ट। चेन्नई से क्या कोलकाता माल जा रहा, तो चेन्नई के पॉइंट ऑफ ओरिजिन के लाया, वहाँ लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, वहाँ अगर कोई लॉस हो गया तो रिस्क कवर्ड है, प्लस सारे जर्नी पीरियड में रिस्क कवर है। वन रीच्ड एट द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज, जहाँ पहुँच गया है वहाँ पर भी अगर माल डिलीवर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं डिलीवर हुआ है तो 1 दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक रिस्क कवर रहेगी। ये कवर ड्यूरेशन है। फिर रेटिंग कैसे होगा पॉलिसी का? 3 क्राइटेरिया है, ग्रॉस व्हीकल वेट, लिमिट ऑफ इंडेमनिटी एंड एड ऑन। ग्रॉस व्हीकल वेट ट्रांसपोर्टर खुद बताएगा कि उसको पूरे साल का टर्नओवर कितना, उसको कितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी चाहिए। नॉर्मली हर ट्रांसपोर्टर को पता होता है कि उनके साल का टर्नओवर कितना होता है, लेकिन वो देखते ये हैं कि मान लिया उनका, जैसे मेरा पिछला साल टर्नओवर हुआ 2 करोड़, लेकिन मुझे लगता है इस साल मेरा टर्नओवर केवल 1.5 करोड़ ही हो पाएगा, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ व्हीकल्स एक आध खराब हो जाएंगे, तो मैं 1.5 करोड़ की ले सकता हूँ। या मैं एक आध नंबर और बढ़ा रहा हूँ व्हीकल्स का, मुझे लगता है कि इस बार मेरा टारगेट 3 करोड़ का है, तो मैं 3 करोड़ बिजनेस करूँगा, तो मैं 3 करोड़ की ले सकता हूँ। टर्नओवर इज ओनली क्राइटेरिया एज ए बेस, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप उतने का ही बीमा कराएं। ये GVW ग्रॉस व्हीकल वेट हर पॉलिसी का आपको देना पड़ेगा। GVW का मतलब क्या है? ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ एवरी व्हीकल विच कैन बी टेकन फ्रॉम द RC। लिमिट ऑफ इंडेमनिटी ट्रांसपोर्टर देखेगा टर्नओवर के बेसिस पर, और एड ऑन कवर ट्रांसपोर्टर की चॉइस पर है, वो चाहे तो ले, चाहे तो ना ले, चाहे तो दोनों ले, चाहे तो एक ना ले। तो GVW इसलिए है कि हर व्हीकल जितनी भी कैपेसिटी का है उसको RC से देख करके और प्रीमियम का बेस बन जाएगा। लिमिट ऑफ इंडेमनिटी ट्रांसपोर्टर खुद सेलेक्ट करेगा, अगर एड ऑन लेता है तो एडिशनल प्रीमियम उसका जुड़ जाएगा। लेकिन इन तीनों पर डिस्काउंटिंग और लोडिंग का भी प्रोविजन है। डिस्काउंटिंग और लोडिंग अंडरराइटर किस बेसिस पर देगा, व्हीकल्स की कंडीशन कैसी है, किस तरीके के व्हीकल्स ट्रांसपोर्टर यूज़ कर रहा है, क्लोज बॉडी, ट्रेलर, रेफ्रिजरेटर, टैंकर। फ्लीट डिस्काउंट, कितनी बड़ी फ्लीट है उसके पास, 2 व्हीकल हैं, 10 व्हीकल हैं, 20 व्हीकल हैं, 200 व्हीकल हैं, 2000 व्हीकल हैं। इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ दी। ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्टर भी है जिनके पास 200, 250 व्हीकल्स, एक ही फ्लीट पॉलिसी में सब कवर्ड हो जाएगा। पास्ट क्लेम हिस्ट्री कैसी रही है और व्हीकल्स की एज और फिटनेस कैसी है, इस बेसिस पर प्रीमियम में डिस्काउंट किया जा सकता है। कंपल्सरी एक्सेस 2% ऑफ द क्लेम अमाउंट है। पॉलिसी में जितने भी क्लेम आएंगे हर एक पर 2% ऑफ द क्लेम अमाउंट कटेगा, जो कि मिनिमम 5000 रुपीज़ रहेगा। टेररिज्म के केस में ये थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन वो तभी अप्लाई होगा जबकि टेररिज्म से लॉस हुआ हो, नॉट अदरवाइज। जनरल एक्सक्लूजन्स, पॉलिसी में कुछ लायबिलिटी कवर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, माल भरा हुआ जा रहा है ट्रक माल से, रास्ते में कोई 2 आदमी सामने आ गए, दोनों की टक्कर हो गई और दोनों की डेथ हो गई एट द स्पॉट। अब ये जो लायबिलिटी है थर्ड पार्टी लायबिलिटी,
ये कैरियर्स लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में कवर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस व्हीकल की मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑलरेडी जो कंपलसरी इंश्योरेंस होनी चाहिए वो ऑलरेडी है, और कंपलसरी के अलावा हमारी कंडीशन ये है कि पैकेज पॉलिसी होनी चाहिए, तो वो पैकेज पॉलिसी उसके पास है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलरेडी है उसके पास। तो ये जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है ये उस पॉलिसी में मिलेगी, ना कि कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में। किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर कोई लायबिलिटी है वो भी पेबल नहीं है। गुड्स बिलोंगिंग टू द ट्रांसपोर्टर या उसका एजेंट या उसका सर्वेंट वो भी कवर नहीं है। राइट एंड स्टैक कवर नहीं है, लेकिन एड ऑन कवर है, एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके रिस्क कवर कराया जा सकता है। एक्ट ऑफ टर्न कवर नहीं है, लेकिन एड ऑन कवर है, एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके कवर कराया जा सकता है। इनहेरेंट डिफेक्ट, इनहेरेंट डिफेक्ट के मायने हैं कि प्रॉपर्टी में अपने जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो माल है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसकी वजह से माल खुद ही खराब हो गया। और ऐसा नॉर्मली खाने पीने के आइटम्स के साथ होता है, जिनके कि उनको हम पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, इनकी लाइफ बड़ी कम होती है और इनका नेचर पे डिपेंड करता है। तो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, साइज भी चेंज हो सकता है। तो ये जो इस तरीके का लॉस हुआ है वो किसी एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, किसी फायर से नहीं हुआ है, ये उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी से हुआ है। और ये तो होना था क्योंकि उसका नेचर है गुड्स का। जैसे मान लिया आपने बनाना से भरा हुआ चेन्नई से कलकत्ता तक भेजा है, अब बनाना की लाइफ कितनी होती है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। बाई चांस रास्ते में कहीं राइटर स्ट्राइक वगैरह हो गया, तो 11वें दिन पहुंचा तो वो तो रास्ते में पूरा खत्म हो गया, जीरो हो गया उसको भाई। अब इसमें ना तो कोई एक्सीडेंट हुआ ना कोई लॉस हुआ, तो ये रिस्क तो कवर होगी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी विल पे नथिंग। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पे, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस भी कवर नहीं होंगे, जैसे डिले ऑफ लॉस है या मार्केट की रेट फ्लक्चुएशंस है। और इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टर के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जैसे कि माल भेजा चेन्नई से कोलकाता और व्हीकल का परमिट है स्टेट परमिट, तो स्टेट परमिट से चेन्नई से कोलकाता तो नहीं जा सकता, उसको नेशनल परमिट चाहिए। तो ये किसकी गलती है? ट्रांसपोर्टर की, इंश्योरेंस कंपनी की गलती है। तो इस तरीके के कुछ एक्सक्लूजन्स हैं पॉलिसी में जो कि इम्पॉर्टेंट है। पॉलिसी में क्लेम प्रोसेस बड़ा सिंपल है, केवल इमीडिएट इंटीमेशन चाहिए इंश्योरेंस कंपनी को। इमीडिएट इंटीमेशन के मायने ये हैं कि इंश्योरेंस कंपनी विल कम इनटू द एक्शन। जैसे उनको इंटीमेशन मिलेगी, इंश्योरेंस कंपनी एक्शन में आ जाएगी, पॉलिसी चेक करके तुरंत सर्वेयर भेजेगी। सर्वेयर विल रश टू द स्पॉट टू टेक द फोटोग्राफ एंड चेक द लॉस और डैमेज। क्योंकि ट्रांसपोर्टर के ये बताने से कि ये माल डैमेज हो गया, इतनी क्वांटिटी का माल डैमेज हो गया, इससे तो लॉस असेसमेंट नहीं हो सकता ना। सर्वेयर जाएगा, फोटोग्राफ लेगा, लॉस को असेस करेगा, क्वांटिटी देखेगा कितना है, फिर उसका ये भी चेक करेगा व्हीकल नंबर वही है ना जो कि पॉलिसी में कवर्ड है। ये सब चीज़ें वेरिफिकेशन हैंड टू हैंड हो जाती हैं, इसलिए इमीडिएट इंटीमेशन जरूरी होती है। जब तक कि माल का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक क्लेम सेटल नहीं हो पाएगा। और इस क्लेम में, पॉलिसी पर इस क्लेम में कुछ डिफरेंट तरीके के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे मान लिया कैरियर लीगल लायबिलिटी में कोई क्लेम फाइल किया ट्रांसपोर्टर ने, ट्रांसपोर्टर करेगा, एक पॉलिसी उसने ली, इंश्योर वही, उसी के व्हीकल में लॉस और डैमेज हुआ है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से जब क्लेम कर रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी पहले उससे उस व्हीकल की पैकेज पॉलिसी मांगेगी, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन की कॉपी मांगेगी, अगर किसी एग्रीमेंट के तहत माल जा रहा तो एग्रीमेंट लेटर की कॉपी मांगेगी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मांगेगी। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? एक तो होता है आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि आरटीओ इशू करता है हर व्हीकल के लिए। आपके पास अगर बाइक है तो बाइक की भी आरसी होती है, कार है तो कार की भी होती है। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये वो इशू करता है जो कि कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, जो कि ऑथराइज करता है कि आप इस प्रोफेशन के लिए ऑथराइज हो। अब कैरेज बाई रोड एक्ट 2007 के तहत रजिस्ट्रेशन
होने पर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जारी करेगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो ये ऑथराइज करेगा यू आर ऑथराइज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस। आप इसको इस तरीके से समझें जैसे इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो क्या करे, IRDA से लाइसेंस लेगी ना, ये वही लाइसेंस। तो इस तरीके का सर्टिफिकेट भी नॉर्मली ट्रांसपोर्टर अपने ऑफिस में डिस्प्ले करके रखते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट उस व्हीकल का देखा जाएगा क्योंकि कॉमर्शियल व्हीकल है। क्लेम फॉर्म भरा जाएगा, GR देखी जाएगी। GR आप जानते हैं, अगर मैं कोई 1 लाख रुपए का माल किसी ट्रैक्टर के थ्रू ड्राई फ्रूट भेज रहा हूँ कोलकाता से चेन्नई, तो मैं ट्रांसपोर्टर को भाड़ा दे रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्टर मुझे बदले में क्या दे रहा है, सिर्फ GR। वो GR में क्या लिखा है, क्या माल है, कितनी क्वांटिटी है, कितना वेट है, क्या उसकी कॉस्ट है, ओनर कौन है, कहाँ से जाएगा, कहाँ तक जाएगा, किस डेट को जाएगा, ये सारी डिटेल GR में लिखी है। इसको बोलते हैं गुड्स रिसीव्ड या बिल्टी या GR। गुड फॉरवर्ड नोट, ट्रांसपोर्टर जिस गाड़ी में जितना भी माल भेजता है उसका गुड फॉरवर्ड नोट बना करके दूसरे ट्रांसपोर्टर को भेजता है, वो माल उसी हिसाब से अनलोड कराता है। तो ये डॉक्यूमेंट से प्रूव करेंगे कि हाँ इस गाड़ी में ये माल था जिसमें ये लॉस हुआ है, कितनी क्वांटिटी का लॉस हुआ है, कितने वेट का लॉस हुआ है, कितने अमाउंट का लॉस हुआ है। ये क्लेम सेटलमेंट के लिए जरूरी हो जाएगा। अब आपको अगर ये पॉलिसी किसी ट्रांसपोर्टर को देनी है तो जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रपोजल में कलेक्ट करनी है, जिसके बेसिस पर कोट जनरेट होगा, वो ये है कि आप उसके ये जानें कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, उनका GVW क्या है, क्या आपको सम इंश्योर्ड लिमिट चाहिए, कौन सा आपको एड ऑन कवर चाहिए, कैसे आपके व्हीकल्स की बॉडी है, क्लोज बॉडी है, टैंकर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, कैसे हैं, उनकी नॉर्मल एज क्या है, किस तरीके का आप माल होते हैं। नॉर्मली मिक्स होता है, लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, जैसे मान लिया आपने गाड़ी लगा दी इंडियन ऑयल डिपो में, तो आप सिर्फ टैंकर लगा दिए 4-5 तो पेट्रोल डीजल यही कैरी करते हैं, तो कार्गो स्पेसिफिक भी हो सकता है। या आपने गाड़ी लगा दी किसी सीमेंट फैक्ट्री में, तो सीमेंट ही कैरी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा रहे हैं, स्पेसिफिक भी हो सकता है। पास्ट क्लेम हिस्ट्री क्या है, और सिंगल पॉलिसी चाहिए, फ्लीट पॉलिसी, या हर व्हीकल की पॉलिसी चाहिए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आने पर सपोर्ट ऑफिस अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट आपको कोड प्रोवाइड कर देगा, उस पर कंसेंट आने पर पॉलिसी सपोर्ट ऑफिस से इश्यू हो जाएगी। और पॉलिसी में क्या खास बात है, व्हीकल नंबर कितने भी हों एक ही फ्लीट पॉलिसी में कवर हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये होगी कि हर व्हीकल की एक सेपरेट मैंडेटरी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज पॉलिसी होगी। अगर ये पॉलिसी एट द टाइम ऑफ और डेट ऑफ द लॉस एक्सपायर हो चुकी है और रिन्यू नहीं कर रही है, तो कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में भी क्लेम नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्टर किसी भी तरीके का माल होता हो या एक जगह से दूसरी जगह भेजता हो, उसको उस पॉलिसी में कवर किया जा सकता है, लेकिन माल कॉन्ट्राबैंड नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्राबैंड का मायने होता है लीगली परमिटेड होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। जो रेस्ट्रिक्टेड माल है, जैसे लिक्वर कैरी करना या ड्रग कैरी करना या स्पेसिफाइड स्पेसीज के एनिमल कैरी करना, ये कॉन्ट्राबैंड है। तो पॉलिसी देने के लिए जब आप देते हैं तो नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी देने की क्या जरूरत है, मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी का नहीं देता ट्रांसपोर्टर। मैरिन ट्रांजिट पॉलिसी में भी तो सारे माल की डिस्कवर होती है। सवाल जायज है, लेकिन उसका आंसर समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी जो होती है वो लायबिलिटी कवर करती है। ट्रांसपोर्टर की लायबिलिटी है कि उसने जो माल ले रखा है उसमें अगर कोई डैमेज हो जाए तो उसको कंपनसेशन पे करेंगे, उसकी लीगल लायबिलिटी। लेकिन जो मैरिन की पॉलिसी होती है
वो केवल प्रॉपर्टी या गुड्स कवर करती है, क्योंकि वो माल खुद ओनर का होता है। दूसरे, यहां जो ट्रांसपोर्टर है वो उनमें से किसी भी माल का मालिक नहीं है जिसको वो कैरी कर रहा है, ही इज ओनली कस्टोडियन। कस्टोडियन भी सिर्फ उतने पीरियड के लिए जितने दिन में जब तक के माल सेफ्टी डिलीवर नहीं हो जाता। लेकिन मैरिन की ट्रांजिट पॉलिसी में हमेशा ओनर लेता है और वो माल का मालिक, तो वो डायरेक्ट क्लेम ले सकता है, वो डायरेक्ट क्लेम ले सकता है। तो मैरिन पॉलिसी जो होती है वो इंडेमनीफाई करती है डायरेक्टली इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कंसाइनर भी हो सकता है, कंसाइनी भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, बायर भी हो सकता है। लेकिन कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी में रिस्क कवर होती है ट्रांसपोर्टर की, कैरियर की, लॉजिस्टिक फर्म की। अब इसके लिए उसको कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी ही लेनी पड़ेगी। अब इस पॉलिसी में एक खास बात यह होती है कि पॉलिसी तो 12 महीने के लिए है, लेकिन ना तो मोटर पॉलिसी में और ना कैरियर लीगल लायबिलिटी में पॉलिसी में अंडर इंश्योरेंस अप्लाई नहीं होता। मोटर पॉलिसी में अंडर इंश्योरेंस क्यों नहीं अप्लाई होता? क्योंकि पॉलिसी आईडीबी बेसिस पर इश्यू होती है। आईडीबी का मतलब क्या होता है? इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। आईडीबी की टेबल होती है मोटर व्हीकल की, मोटर व्हीकल टैरिफ में सारी कंपनियां आईडीबी के बेसिस पर इशू करती हैं। शुरू के 5 साल तक की वो टैरिफ में जो टेबल प्रोवाइडेड है, उसके बाद नॉर्मली 10% कम होती चली जाती है वैल्यू। तो ये फंडा ऑल इंडिया में सेम है। तो क्योंकि वो मार्केट वैल्यू पर इंश्योरेंस हो रहा है, इसलिए अंडर इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं। इससे बिल्कुल अलग हटके कैरियर लीगल लायबिलिटी में अंडर इंश्योरेंस क्यों नहीं अप्लाई होता? वो इसलिए नहीं होता कि यहाँ पर माल का मालिक ट्रांसपोर्टर जो है पॉलिसी ले रहा है, जो कि इंश्योर्ड है, वो मालिक है ही नहीं, वो तो केवल कस्टोडियन है। उसको तो एक्चुअली ये भी नहीं पता कि जो माल वो भेज रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, खरीदने में कितना गया है, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है, ये भी नहीं पता। जो माल के मालिक ने लिख दी उतनी वैल्यू के लिए उसने लिख दिया, लॉस हो गया तो उतनी वैल्यू वो पे कर देगा, चाहे वो कम लिखी है ज़्यादा लिखी, नॉर्मली एवरेज वैल्यू होती है। तो होगा क्या यहाँ? अगर अंडर इंश्योरेंस लगना भी हो तो किस बेसिस पर लगेगा? अंडर इंश्योरेंस के मायने तो ये है कि जितनी वैल्यू का आपका माल था उतने का आपको बीमा लेना चाहिए। तो माल तो कितना भी घटता बढ़ता रहता है, माल का माल के वो नहीं है, मालिक की क्वांटिटी भी नहीं पता है, ना उसको वैल्यू पता है, जितना उसने लिख के दे दिया उतना ही। इसलिए अंडर इंश्योरेंस इस पॉलिसी में भी अप्लाई नहीं होता, ना मोटर इंश्योरेंस पे अप्लाई होता। लेकिन लायबिलिटी जो पे होगी वो 2 बेसिस पर होगी, एओए और एओवाई। एओ का मतलब है एनी वन एक्सीडेंट और एओवाई का मतलब है एनी वन ईयर। हर लायबिलिटी पॉलिसी में ये फंडा लागू होता है कि 2 लिमिट ली जाती है, एनी वन एक्सीडेंट और एनी वन ईयर। अभी कैसे डिसाइड होंगे? क्योंकि सम इंश्योर्ड तो उसी बेसिस पर निकलेगा। जो भी ट्रांसपोर्टर ये पॉलिसी लेना चाहता है, कितना सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेगा, ये तो वो एओवाई के बेसिस पर डिसाइड करेगा। तो कैसे डिसाइड करेगा? हालांकि ट्रांसपोर्टर को सब पता होता है, लेकिन आपको पैसा होना चाहिए कि आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। मेरी ट्रांसपोर्ट फर्म है, मेरे पास 5 टैंकर हैं, 5 मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे लगा रखा। मैं डिपो से मान लेता हूँ, सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करता हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट में। अब मुझे अपना कैरियर लीगल लायबिलिटी का बीमा लेना है, क्योंकि अगर एक बार भी ढक्कन खुल गया सारा की सारा लीक हो जाएगा। आग लग गई तो नुकसान है, एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान है, ओवर टर्न हो गया तो नुकसान है, व्हीकल पूरा का पूरा चोरी चला गया तो नुकसान है। तो मुझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी चाहिए। मुझे दोनों लिमिट निकालनी है, एओए एंड एओवाई। मैं कैसे निकालूँ? तो मैं पहला फॉर एग्जांपल अपने सामने ये रखता हूँ कि मान लिया एक पूरा के पूरा टोटली फिल्ड टैंकर, फिल्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी,
अगर जल जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो मेरा एक बार में कितना नुकसान हो सकता है। मैंने आरसी से देखा कि टैंकर की कैपेसिटी है 5000 लीटर, और मान लिया पेट्रोल या डीजल जो भी जाता है उसकी एवरेज रेट है 100 रुपीज़। तो अगर पूरा टैंकर भी मेरा लुढ़क गया, खाली हो गया, चोरी चला गया, माल पूरा भी, तो मेरा एक बार में कितना नुकसान होगा? 5000 इंटू 100, 5 लाख। 5 टैंकर है मेरे पास, इसका मतलब 25 रुपये की लाइबिलिटी, 25 लाख की लाइबिलिटी होगी। और पूरा साल चलते हैं, इसका मतलब 25 लाख इंटू 365 डेज की लाइबिलिटी होगी। तो एनी वन एक्सीडेंट के मायने क्या हुए? एक टैंकर में एक बार में 5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं हो सकता। एक टैंकर में एक बार में, मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है ना क्लियरली? तो एक बार में एक टैंकर में 5 लाख से ज़्यादा का नुकसान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसकी इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। एज पर आरसी 5000 लीटर ही, मैक्सिमम मान लिया एवरेज 100 रुपीज़ पर लीटर की रेट है, तो 5000 इंटू 100, तो ये तो हो गई एनी वन एक्सीडेंट लिमिट। और उसी को अगर 365 डेज या जितने दिन भी आप काम करते हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो पूरे एनी 1 ईयर की लाइबिलिटी आ गई। तो इस तरीके से सम इंश्योर्ड निकाला जाता है। ये एक एग्जांपल इसलिए दिया है कि सिंपलेस्ट एग्जांपल। नॉर्मली ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं? मिक्स गुड्स लेके जाते हैं। एक ही व्हीकल में गाड़ियां भी रखी हैं, फर्नीचर का सामान भी रखा है, मेटल के सामान भी रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी रखा है, खाने पीने का सामान भी रखा है, ऐसा भी होता है। तो उनको ये आइडिया रहता है कि उनकी जो टोटल जीआर है उनका वैल्यूएशन कितना है, यानी कितने का माल इसमें जा रहा है। या यूँ कहे कि फुल कैपेसिटी में भी जाए व्हीकल तो उसकी कितने की उसकी टोटल माल की वैल्यू होगी। तो ऑन एंड एवरेज उनको वो आइडिया रहता है। तो अगर वो मिक्स्ड ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो भी उस हिसाब से एनी वन एक्सीडेंट की लिमिट ले सकते हैं, एनी वन ईयर की लिमिट ले सकते हैं। हर ट्रांसपोर्टर को अपने टर्नओवर का आइडिया रहता है। प्रीमियम रेट कैसे लगेगा? बाई चांस जैसे मोस्ट हजार्डस आइटम है, जैसे हमने आपका भी एग्जाम्पल लिया पेट्रोल का। अब पेट्रोल या डीजल तो हाईली इन्फ्लेमेबल आइटम, रेट भी ज़्यादा होगा। 1% की रेट है मान लिया तो 1% जितना भी उसने इंडेमनिटी लिमिट सेलेक्ट किया उससे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मिक्स गुड्स वगैरह वाले हैं बहुत कम, या कोई फर्नीचर भेजता है, या कोई सीमेंट भेजता है, या कोई लकड़ी का आइटम भेजता है, या कोई खाने पीने की बोरियां भेजता है, तो रेट 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी। हर तरह की रेट एप्लीकेबल है, बट इट डिपेंड्स ऑन दी कार। अब इस तरीके की एक प्रोविजन है कि एक्ट है एक, यू कैटेगरी एक्ट क्या है? पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, जिसमें किसी भी तरीके का सब्सटेंस हो, किसी भी तरीके की गुड्स हो, उसकी लायबिलिटी पेबल होती है। लेकिन इस एक्ट में भी ये कहीं नहीं लिखा है कि ट्रांसपोर्टर को कंपलसरी ये पॉलिसी लेनी है, यानी ये पॉलिसी लेना कंपलसरी या स्टैट्यूटरी या लीगली बाइंडिंग नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। लेकिन इस पॉलिसी को लेने के बाद ट्रांसपोर्टर का बिजनेस स्मूथली रन करने लगता है। रीजन भी कि जो भी लॉसेज होंगे, जितने भी लॉसेज होंगे, वो इस पॉलिसी में पे हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई इंश्योरेंस किया हुआ माल भी है और उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया है, तो उसके लिए भी वो जिम्मेदार तो था ही, वो भी यहाँ लायबिलिटी में आ जाएगा। जितनी भी लायबिलिटी होगी पूरे साल की, एनिमल एक्सीडेंट, एनिमल ईयर के बेसिस पर, सारी की सारी पॉलिसी में कवर हो जाएगी।
प्रीमियम रेट का चार्ट आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि प्रीमियम के कोटेशंस अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट सपोर्ट ऑफिस से जनरेट होंगे और यहीं से पॉलिसी इशू हो जाएगी। हाँ, इस पॉलिसी को सेल करने में आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई, वो मैं आपको पहले बता दूँ। क्योंकि आपकी ये पॉलिसी लेट लॉन्च हुई है, अभी 2-3 साल पहले हुई है। तो जहाँ भी ट्रांसपोर्टर तो हर शहर में होते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर ही बसा हुआ होता है और ट्रांसपोर्टर के पास तो फ्लीट की फ्लीट होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो हमारी पॉलिसी का वेट कर रहे थे, हमारे भरोसे बैठे थे, हम भी उसका इंश्योरेंस करेंगे। कहीं ना कहीं से उन्होंने ऑलरेडी पॉलिसी ले रखी हुई, ऑलरेडी वर्षों से लेते चले आ रहे होंगे, रिव्यू करते चले आ रहे हैं। तो जब आप ये पॉलिसी देने जाएंगे तो आपको एक जवाब मिल सकता है कि वी आर ऑलरेडी हैविंग दिस पॉलिसी विद सच एंड सच इंश्योरेंस। वहाँ आपको अपनी मार्केटिंग स्किल से एक बार एंट्री लेनी है कि ठीक है, हम हमारी पॉलिसी आ गई, ये पॉलिसी में ये बेनिफिट्स, ये हमारे यूएसपी हैं, हम आपको पीरियड में कवर ड्यूरेशन में 3 दिन एक्स्ट्रा देते हैं, प्रीमियम रेट हमारे कॉम्पिटिटिव है, क्लेम सर्विसेज हमारी बेटर है। आप एक बार एंट्री ले लेते हैं तो आपको डबल बेनिफिट है, या आपके लिए विन विन सिचुएशन है। एक तो आप उनको कैरियर लीगल लायबिलिटी पॉलिसी दे पाएंगे जिसका कि वॉल्यूम ऑफ बिजनेस काफ़ी अच्छा होगा, वो उसकी टोटल फ्लीट पर, टोटल टर्नओवर पर डिपेंड करेगा, टोटल एड ऑन कवर्स पर डिपेंड करेगा। दूसरे जितने भी उनके पास व्हीकल्स हैं दे आर ऑल सब्जेक्ट टू इंश्योरेंस। तो आपको एक और दूसरा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जिस पर कि आप उनके व्हीकल्स का भी इंश्योरेंस करने के लिए इन्वाइट किया जा सकता है। तो इस पॉलिसी की मार्केटिंग आपके लिए यूजफुल इसलिए रहेगी कि 2 तरीके के आपको बिजनेस मिल रहे हैं और इस पॉलिसी के लिए नीड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देयर इज ऑलरेडी ए नीड इन द मार्केट। आप जिस शहर में भी रहते हैं वहाँ ट्रांसपोर्टर्स नहीं हों, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी वहाँ पर पूरा ट्रांसपोर्ट नगर होगा, बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर्स होंगे जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी फ्लीट्स भी होंगी, नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर्स होंगे। जिसके पास भी 1, 2, 5, 10 व्हीकल्स हैं वो इस पॉलिसी को लेना पसंद करेगा, क्योंकि इस पॉलिसी के बगैर बीमा वो बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है। आप कॉमन सेंस से सोचिए, मैं अगर 365 डेज यही काम कर रहा हूँ और मैं अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूँ, मान लिया मेरे पास एवरेज 10 गाड़ियाँ हैं, तो महीने में 1 आध गाड़ी का हो गया, 2-4 महीने में हो गया, साल में 5-7 गाड़ियों का हो गया। गाड़ी का लॉस तो हम पे नहीं कर रहे क्योंकि गाड़ी का लॉस तो मोटर पॉलिसी में कवर है, लेकिन माल का जो नुकसान हुआ है वो तो इस पॉलिसी में पे होगा। और माल का वैल्यूएशन फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा। तो जितना लॉस हुआ है उतने के तो लिए अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टर रेस्पॉन्सिबल है। वो जो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से लेगा वो ही उसके बिजनेस को सरवाइव कर पाएगा। अगर यही लायबिलिटी उसको आउट ऑफ पॉकेट पे करनी पड़ जाती है, देन दिस इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन द बिजनेस। इसलिए नॉर्मली ऑन एन एवरेज हर ट्रांसपोर्टर इस बिजनेस पॉलिसी को लेता है, कैरियर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस को। कैसे भी कैरियर फर्म हो, कैसे भी लॉजिस्टिक फर्म हो, कैसे भी ट्रांसपोर्टेशन फर्म हो, कितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स हों, चाहे खुद के व्हीकल्स हों, चाहे हायर्ड व्हीकल्स हों, सबका एक ही पॉलिसी में बीमा हो जाता है, सबको एक ही पॉलिसी में रिस्क कवर हो जाती है। जितने भी माल का डैमेज होगा पूरे साल में एनिमल एक्सीडेंट की लिमिट के हिसाब से और एनिमल ईयर की लिमिट के हिसाब से कंपनसेशन पे मिल जाएगा। अब आप